हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन। आज है 18 दिसंबर और डे है मंडे। मंडे को बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज आर्टिकल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो फर्स्ट पेज पे ये जब सिटीजनशिप वाला देख रहे हो ना, इसके अंदर क्या है कि जो रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ था ना सिटीजनशिप में 2018 का 19 का था, सॉरी 2019 का। तो उसके अंदर ना जो 6 कम्युनिटीज़ थी ना माइनॉरिटी की, उन्हें सिटीजनशिप दे रहे थे। तो उसके अंदर एक और चीज़ की, जो लोग इंडिया के अंदर आ गए थे और उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया इन 6 कम्युनिटीज़ में से, उनके वीज़ा को ना, इधर लिखा है, एक सेकेंड, ये देखिए, उनके वीज़ा को भी ना एज ए डॉक्यूमेंट रखेंगे। ये मेरा एरो देखना, वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू प्रोसेस सिटीजनशिप एप्लीकेशन ऑफ हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड जैन फ्रॉम 3 कंट्रीज़। ठीक है, तो इनके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वीज़ा जो एक्सपायर हो गया है उसे भी एज ए डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे। इसलिए देखो स्टार्टिंग में लिखा है सिटीजनशिप पाथ टू बी ईज्ड फॉर 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड फ्रॉम 3 नेशंस, लिखा है ना। तो मतलब सिटीजनशिप के प्रोसेस को और ईज कर देंगे। अब ये तो हो गया करंट पार्ट। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है सिटीजनशिप के बारे में। लक्ष्मीकांत के अंदर चैप्टर है सिटीजनशिप का, पूरा आप पढ़ लेना। और अगर मैं बताऊं तो आप ये देखो, आर्टिकल 5 जो है ना, वो कहता है कि सिटीजनशिप किसे मिलेगी? एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। अब आप पूछोगे कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। तो उस टाइम पे किस किस को सिटीजनशिप मिलेगी उससे डील करता है। फिर आर्टिकल 6 कहता है कि जो इंसान माइग्रेट करके आया था पाकिस्तान से इंडिया, ठीक। अब 7th के अंदर ये है कि जो इंसान इंडिया का था, पाकिस्तान माइग्रेट कर गया और पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गया, ठीक, उसका 7th में आता है। और 8th में बात करते हैं OCI, जो इंडियन ओरिजिन का था, पर सॉरी OCI नहीं, इंडियन ओरिजिन के हैं पर बाहर रहते हैं कुछ काम से, तो उन्हें मिलेगी कि नहीं, इसके बारे में आर्टिकल 8 बात करता है। और आर्टिकल 9 उन लोगों से डील करता है जो अपनी सिटीजनशिप इंडिया की छोड़ गए हैं और फॉरेन में हैं। आर्टिकल 10 बात करता है सिटीजनशिप कंटिन्यू रखने की। और आर्टिकल 11 बात करता है सिटीजनशिप के रिगार्ड में लॉज बनाए जाएं पार्लियामेंट के द्वारा। इसी के चलते जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आया, वो आया। और उसके अंदर 5 वेज ऑफ सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करें उसकी, जिसमें बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन और बाय टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन ये आता है। और इसी के अंदर कैसे सिटीजनशिप छोड़ दी जाए, वो उसके अंदर डेप्रिवेशन, रेन्यूएशन और टर्मिनेशन ये आते हैं। तो ये सारा ना आपके लक्ष्मीकांत के चैप्टर में कवर हो जाएगा। आप वो चैप्टर पढ़ लेना, क्योंकि वो काम तो आपको एक करना पड़ेगा ना। मैं करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो शॉर्ट में बता दिया मैंने। आगे चले तो ये रहा एडिटोरियल। सो ये ना एडिटोरियल पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में है। ये एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने लिखा है ये एडिटोरियल पूरा। तो इन्होंने ये कहा कि जो जस्टिस अगर आपको डिलीवर करना है और ये पेंडेंसी ऑफ केसेस ख़त्म करनी है, तो आपको ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जैसे कि टाइटैनिक की शिप है ना, सॉरी हाँ, टाइटैनिक की शिप डूबती है तो उसके ऊपर जो कुर्सी होती है उस पर जाके बैठ जाओ, वो इतना अच्छा महान काम नहीं होता। तो ये वो इन्हीं के बारे में बात करें कि जो बैकलॉग खत्म करना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने तीन जो रास्ते बताए हैं, अब पढ़ते पढ़ते बताते हैं। चलो, फर्स्ट इन्होंने कहा कि हम ना अपने रिसोर्स लूज़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जो जजेस की जो रिटायर की एज है ना हाई कोर्ट के जज की, वो 62 है। तो अगर जब तक वो इंसान इतना ज़्यादा केसेस देख लेता है, इतना ना एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप उन्हें रिटायर कर दे रहे हो। मतलब जो एक्चुअल जो हीरा है ना, उसे आप जब हीरा बन जाता है वो, तब उसे रिटायर कर दे रहे हो। तो आप ना जो टैलेंट है उसे लूज़ कर रहे हो। तो इस टैलेंट को वापस लाओ, और वापस लाने के बाद इन्हें बैठाओ और इनसे केस सॉल्व करवाओ। इन्हें आप पे दो, मतलब तनख्वाह वगैरह दो, और इनसे केस सॉल्व कराओ, क्योंकि ये एक्चुअल टैलेंट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये जज एक्चुअल टैलेंटेड लोग हैं। आपको क्या करना है, ये एडिटोरियल जो लिखा है ना ऑथर, वो कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा आप ना ये करो कि इन लोगों को एक जगह लाओ या इन लोगों को बैठाओ अलग अलग केस कोर्ट में, और जो पेंडिंग केस अभी पड़े हैं वो इनसे सॉल्व करवाओ, और जो ऑलरेडी लोग हैं ना उनसे पुराने वाले केसेस सॉल्व करवाओ। ऐसा ये कह रहे हैं। सो इन्होंने यही कहा। एंड और ना बाद में नेक्स्ट इन्होंने इस पैराग्राफ में ये कहा कि
ये जो केसेस जो है ना, आप ये ऑनलाइन वे में सॉल्व करो, ऑनलाइन जस्टिस करो। जैसे कोरोना के टाइम पे जब शटडाउन हो गया था तो ऑनलाइन वे में कर रहे थे। फिजिकल हियरिंग काफ़ी क्राउडी हो जाती है, फिजिकल हियरिंग काफ़ी क्राउडी हो जाती है, उसके अंदर स्टाफ काफ़ी चाहिए, वास्ट नंबर ऑफ केसेस को रिजॉल्व करने के लिए ऑनलाइन वे बहुत बढ़िया है, ऐसा ये कह रहे हैं। एंड जो लास्ट इन्होंने पॉइंट बताया ना, वो बताया मीडिएशन के बारे में। मतलब जैसे घर में लड़ाई होती है तो हम मीडिएशन कराने नहीं जाते पेरेंट्स का, वैसा। तो इन्होंने कहा कि आप ना मीडिएशन का काम करो, दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो आप बीच में जाओ, मीडिएशन कराओ, ये नहीं कि ये गलत ये सही। सो मीडिएशन से, और तो इन्होंने ना एक डेटा भी दिया कि मोर देन 50% जो केस है ना वो मीडिएशन से सॉल्व हो जा रहे हैं। आप एक जैसे इंडियन जुडिशियल सर्विस है, वैसे इंडियन मीडिएशन सर्विस बनाओ, ठीक। तो इससे ना जुडिशरी का काम इजी हो जाएगा। अराउंड 50% जो केसेस अभी पेंडिंग है ना वो तो मीडिएशन से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए। पहले तो कहा कि जो रिसोर्स है उसे वापस लाओ। तीसरा, ऑनलाइन जस्टिस करो, ताकि ना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको ऑनलाइन जस्टिस के अंदर, नहीं आपको कि प्रीवियस जजेस को बुलाएंगे तो और केस कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी वगैरह वगैरह, नहीं, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही नहीं। ऑनलाइन जजमेंट करो आप, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे हो जाएगा, ठीक है। और लोगों को भी जिसका केस होगा वो भी सुनवाई करवाने बार बार तो नहीं जा पाएगा ना, तो ये भी काम आसान हो जाएगा। और थर्ड, इन्होंने कहा कि मीडिएशन, इंडियन मीडिएशन सर्विस लाइए आप। तो ये 3 पॉइंट इन्होंने बताए। सो ये था पूरा आर्टिकल में, सॉरी एडिटोरियल में। अच्छा था एडिटोरियल, और सही है, इन्होंने आउट ऑफ बॉक्स सोचा नहीं। फिर आगे जाएं तो एक डेटा है पासपोर्ट के बारे में। चलो देखते हैं, एक सेकेंड। इसके अंदर ना इंडिया की जो पासपोर्ट रैंकिंग है ना वो सुधरी है। ये कहा इंडिया की जो रिसेंट पासपोर्ट रैंकिंग है वो इंडिया की जो रैंक है ना वो 69 है, जो प्रीवियसली 73 थी। तो वो काफ़ी हद तक सुधरी है। हम कुछ 22 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं। कौन सी कंट्रीज़? ये कंट्रीज़ बारबाडोस, डोमिनिका, जमाइका, सेंट किटनेस, और ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ना, इन सारी कंट्रीज़ में हम बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। हमारी रैंक सुधरी है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो प्रीवियस ईयर में कितनी थी हमारी? 73rd थी, और अब कितनी है? 69th है, ठीक है। पर हमसे अच्छी कई लोगों की है, जैसे साउथ अफ्रीका की है, चाइना की है 59th, ब्राज़ील की है 11th, रशिया की है 39। और सब आप पूछोगे अब सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है ना, तो सबसे अच्छी रैंकिंग है यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की रैंकिंग 1 है, साउथ कोरिया की 2nd है, और जापान की 4th है। सो यही था इसके अंदर। एंड अब कोई पूछेगा पाकिस्तान की कितनी है ना। पाकिस्तान की रैंकिंग कहाँ गई? इसमें नहीं है पाकिस्तान की, मे बी वीज़ा फ्री अराइवल, वीज़ा नहीं, इसमें नहीं है, चलो नहीं है। हाँ, और एक ये भी है इसके अंदर, इस डेटा पॉइंट में, कि सबसे ज़्यादा जो वीज़ा वगैरह कहाँ पे हैं? केरला में, ठीक। ये रहा, इधर केरला लिखा है ना। सो आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर। हाँ, कल के दिन ना कल या परसों ऐसे ही हुआ था, जीएसटी की ना 48th मीटिंग हुई थी, काउंसिल हुई थी, जीएसटी काउंसिल होल्ड हुई थी। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हुई, बट इनके अंदर सारी बातें नहीं, इसके अंदर ना किन किन चीज़ों को डिक्रिमिनलाइज किया है उसी के बारे में बात है। अब मैं बता दूं, कल की जीएसटी मतलब जो 48 जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था। उसमें ना टैक्स बढ़े नहीं, कम हुए। किसमें? बायोफ्यूल का जो 18% टैक्स था उसे 5% कर दिया, रिफाइनरी में कम किया, बट एसयूवी का ऐसा नहीं था। एसयूवी की डेफिनेशन दी, एसयूवी जो होती है ना, उसके अंदर अराउंड 28% टैक्स लगता है, और 22% जैसा कुछ सेस लगता है। तो अराउंड समटम 34% जैसा टैक्स लगता है एसयूवी, एक एसयूवी खरीदने पे आपको। तो ना एसयूवी की अंदर कौन सी कार आती है ना, इसकी डेफिनेशन दी। जैसे एसयूवी के अंदर जो पॉपुलरली एसयूवी कहते हैं वो, और दूसरी जिनकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा हो वो, जिनकी लेंथ 400 mm से ज़्यादा हो, और जिनकी जो ग्राउंड से जो लेंथ है ना वो 170 mm से ज़्यादा हो, वो सारी आती हैं एसयूवीज़ में। और अच्छा, अब जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नहीं, आप ये पूछोगे। जीएसटी ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो 279th अमेंडमेंट 200
एंड 79 जो आर्टिकल है उसके अंदर है 279A का क्लॉज 1, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में ये आया था कि जो GST है वो जो कहेगी वो कंपलसरी नहीं होगा, रिकमेंडेटरी होगा, मतलब वो खाली रिकमेंड कर सकती है, आपको ये नहीं कर सकती कि आप अप्लाई ही करो, ठीक है, आपको मतलब गवर्नमेंट को। सो हाँ, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं कि पहला तो ये है कि जो थ्रेशोल्ड अमाउंट था ना, मतलब जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो टैक्स का वो बढ़ाने की बात की है। और तो डिक्रिमिनलाइजेशन में पहले ना मिनिमम जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी ना 1 करोड़ से लेके, पहले 1 करोड़ थी, अब 2 करोड़ कर दिए प्रोसिक्यूशन के लिए, ठीक है। बट इसके अंदर ना एक बात याद रखना, फेक जो आपने डॉक्यूमेंट दिए ना उसकी बात नहीं कर रहे, फेक डॉक्यूमेंट में तो लगेगा। और दूसरा ना इन्होंने ये किया है कि जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उन्हें अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं एविडेंस नहीं दिखाते ना, तो पहले वो क्रिमिनलाइज था, अब उसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो ये 2 बातें हैं, और काफ़ी सारी बातें और करनी थी बट बात नहीं हो पाई क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स कह रहे थे हमें लेट हो रहा है वगैरह वगैरह। तो कुछ चीज़ें थी जैसे पान मसाला गुटखा इनके बारे में बात करनी थी, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बात करनी थी, हॉर्स रेसिंग के बारे में बात करनी थी, तो ये नहीं हो पाई। तो यही था इसके अंदर। फिर जो नेक्स्ट है वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में ना डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है। ये अभी ना आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीप फेक टेक्नोलॉजी। क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करने वाली चीज़ों में से है। एक्चुअली ये बनी मिसयूज़ के लिए है, पता नहीं किसने बनाई, क्या सोच के बनाई। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी पता क्या करती है, जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी की सही डेफिनेशन दी है, ये डीप लर्निंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ना आपकी जो टेक्स्ट होता है उसे बदल देते हैं, आपकी इमेज को चेंज कर देते हैं, आपकी ऑडियो किसी और की ऑडियो में डाल देते हैं, कोई ऐसा वीडियो क्रिएट कर दें जहाँ किसी और का वीडियो हो और आपकी फ़ोटो लगा दें, ऐसे सीन्स क्रिएट कर देती हैं। तो ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है ये फेस को भी स्वाइप कर देती है, मतलब किसी का फेस मेरे फेस में चिपका दे, ऐसे सारी चीज़ें होती हैं डीप फेक, और इसका काफ़ी मिसयूज़ भी होता है। तो इसी वजह से ना चाइना ने एक पॉलिसी लाई। तो उसी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। पर तो आप और समझ लो डीप फेक टेक्नोलॉजी, आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ, वेट ना, हाँ देखिए ये इमेज देखना, इस इमेज में ये जो इमेज है, एक सेकेंड, इस इमेज में वेट, इस इमेज में और इस इमेज में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? फर्स्ट नज़र में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, बाद में अगर आप देखोगे ना तो इस लेडी की फेस इस लेडी से काफ़ी समझदार है ना। सो ये ना डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किया है। सो ऐसा ही कुछ होता है एंड इसी पे चाइना ने लॉज बनाए। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है, इंडिया ने कोई अभी तक लॉ नहीं बनाया डीप फेक टेक्नोलॉजी पे। आई डोंट नो कब बनाएंगे, बट ऐसे केसेस अभी इतने हुए नहीं हैं, सो लाइकली इस वजह से। इसमें ना आप मतलब आपके फेस को किसी और के फेस से चिपका दे वगैरह ऐसे काम होते हैं। तो ऐसा ही हुआ भी था, मतलब इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फॉर्मर जो USA के प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा, उनके फेस को किसी और के फेस से लगाया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा किया, हमारे PM नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा किया, फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग के साथ ऐसा हुआ है, हॉलीवुड में जो सेलिब्रिटी हैं टॉम क्रूज उनके साथ किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है डीप फेक टेक्नोलॉजी, एंड इंडिया में तो फिर भी कम है, फॉरेन में कुछ ज़्यादा ही है यूज़ इस टेक्नोलॉजी का। चाइना ने क्या किया, एक पॉलिसी बना दी, शॉर्ट में बताएं तो इस पॉलिसी में ये है कि ना कोई भी इंसान अगर एडिटिंग करता है डीप फेक टेक्नोलॉजी की, तो ना उसे नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, किसे, जिस पर्सन की वो ये एडिटिंग कर रहा है, वो मतलब जिस पर्सन की आप एडिटिंग कर रहे हो ना, उसे नोटिफिकेशन देना पड़ेगा आपको। तो अगर आप नोटिफिकेशन दोगे तो क्या कोई ये कहेगा हाँ हमारी करो, ऐसा कोई कहेगा? नहीं कहेगा ना। तो इसलिए चाइना ने ये कह दिया अगर आप ऐसा कर रहे हो तो पहले नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, एंड यही था, इसी के ऊपर पूरा एडिटोरियल लिखा है। बट हाँ इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, आपकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है ना। इसी के ऊपर यूरोप ने भी लॉज बनाए हैं, एंड USA ने भी बनाए हैं। इधर एक सेकेंड ना, हाँ इधर यूरोप ने क्या लॉ बनाए ये हैं, इधर USA ने क्या लॉ बनाए हैं ये हैं, और यही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस यही था। अच्छा है, डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट ये रहा एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें ना INS मुरमुगांव के बारे में बात है। एक्चुअली ये ना एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। अब आप पूछोगे मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप क्या होती है, इंडिया के पास कितनी है? इंडिया के पास 11 मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। अब मिसाइल डिस्ट्रॉयर
जो होती है ना वो काफ़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी। उनका वेट 7000 टन से तो स्टार्टिंग ही होता है। मतलब अब जो न्यू है, पहले की थी वो इतनी नहीं हैवी होती थी, बट 7000 टन्स तो नॉर्मल होता है इन शिप्स का। और ये बहुत हैवी मिसाइल्स वगैरह कैरी कर सकती हैं। और इसके अंदर जो रेडार होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और ये ना कोस्टल एरिया में भी बॉम्बिंग करने के काम आती हैं। जैसे कोस्टल कोई सिटी है वगैरह है, तो अगर आपको वहाँ बॉम्बिंग करवानी है तो आप मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप लेके जाओ। अब आप कहोगे इंडिया में कितनी है? इंडिया में ना 11 मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप हैं। और ये जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है ना, INS मुर्मुगांव, वो बनाई गई थी इधर, ये जो प्रोजेक्ट लिखा है ना, प्रोजेक्ट 15B, उसके अंडर में। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप बना के देने वाला है। उनमें से 2 विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव, ये 2 बन चुकी हैं। मुर्मुगांव अभी कमीशन हुई गोवा डे के दिन, सॉरी गोवा लिबरेशन डे के दिन। और इम्फाल और सूरत नियर बाय फ्यूचर में बन जाएगी। अब ये नाम से देखना, विशाखापट्टनम साउथ का है, मुरगांव गोवा के अंदर है एक, इम्फाल नॉर्थ ईस्ट में है, सूरत गुजरात में। तो ये ना मतलब सारे जो सारे कॉर्नर्स कवर कर ले रहा है। और ये सारे एरियाज देखना पानी के पास में ही हैं, मतलब ओशन सी के पास के एरिया हैं। सो ठीक है, अब ये ज़्यादा हो गया, चलो आर्टिकल पे आते हैं। INS जो मुर्गमाव है वो सेकंड है इन 4 जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं उनमें से। पहली थी विशाखापट्टनम, फिर मुर्गमाव, फिर सूरत और इम्फाल। ठीक, तो ये 60th एनुअल एनिवर्सरी थी लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज से, उस दिन पे कमीशन की गई गोवा में। तो इसी के बारे में बात है। एंड ये इंडिजिनियसली बिल्ट है, 75% जो कंटेंट है इसका वो इंडिजिनियसली बिल्ट है। एंड ये 163 मीटर लॉन्ग वॉरशिप है जो 7400 टन्स की है। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन कंटेंट, ये जो है ना प्रोजेक्ट 15B, उसके अंडर में ये बनाई गई है। और इसका टोटल कॉस्ट 29,643.74 करोड़ का है। और बस यही है, कुछ इसी के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये क्या क्या कैरी कर सकती है ये पूरा इसी पे है। एंड बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल वगैरह ये लेस ला सकती है, इसी के बारे में पूरा बस यही है। विशाखापट्टनम के बारे में है, INS विशाखापट्टनम के बारे में कि ये कमीशन हो गई है। मुर्गमाव, इम्फाल, ये सारी इसी प्रोजेक्ट के अंदर बनी थी। बस यही है, हो गया और क्या। चलो अब नेक्स्ट ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में, शायद ये लास्ट सेकेंड आर्टिकल है, बहुत लंबा हो गया वीडियो आज का। सो नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या है ना, एक्चुअली जो मोदी जी थे ना वो गए एंड उन्होंने शिलोंग गए एंड उन्होंने ये कहा कि नॉर्थ ईस्ट कंट्री का लास्ट पार्ट नहीं है, बट ये ना गेटवे है। अब आप कहोगे गेटवे कैसे? तो देखो, नॉर्थ ईस्ट ना इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंडिया की जो, एक सेकेंड ये काम नहीं कर रहा, कर तो रहा है, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, उसके अंदर इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि ये हमें जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं ना उनसे जोड़ता है। कौन सी कंट्रीज़? म्यांमार से जोड़ता है, बांग्लादेश से जोड़ता है, ये सारी कंट्री से जोड़ता है। एंड ये ना जो साउथ ईस्ट है ना उससे इंडिया को कनेक्ट करता है। और तो इसका कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस भी हैं, जैसे जो हॉर्नबिल फेस्टिवल था, हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए तो जो G20 का समिट हुआ था ना, तब उधर हॉर्नबिल की बात भी की थी। हॉर्नबिल एक बर्ड है, ठीक है, वो होता है नागालैंड में, उसके लिए। फिर ये ना डाउरी फ्री जोन है, डाउरी मतलब दहेज, ये दहेज फ्री जोन है। और तो और यहाँ असम का बिहू, तो ये कल्चरली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कहूँ तो ये टिम्बर, ऑयल और टी, इन 3 चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। और बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉटस्पॉट है ये, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। पर यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है, रोड्स वगैरह काफ़ी पुअर हैं, इसकी वजह से यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफ़ी पुअर है। और तो और यहाँ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे रिबेल ग्रुप्स होते हैं काफ़ी, म्यांमार के साइड से आते हैं, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। और इसे रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए भारत माला परियोजना बनाई, फिर उड़ान बनाई, उड़ान स्कीम जो थी वो बनाई। दूसरा कनेक्टिविटी के लिए
कंडला मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट बनाया, और दूसरा इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राईलैटरल प्रोजेक्ट है वो बनाया, ठीक। और ये सारी स्कीम्स चलाई गई। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मानो ना मानो नियर फ्यूचर में नॉर्थ ईस्ट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे चाइना की कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ताइवान में जैसी हरकतें चल रही हैं, तो वो अपने साइड कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ा रहे हैं चाइना के लोग, इंडिया भी बढ़ा रहा है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है नॉर्थ ईस्ट नियर फ्यूचर में। तो बस अब आगे आगे कुछ है, आगे शायद एक रह गया, एक स्पोर्ट्स के अंदर है, वैसे वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट बताने के लिए बता दे रहे कि ना, अभी जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहे थे ना, वहाँ पर लास्ट में जो मैच था उसके अंदर फ्रांस हार गया एंड अर्जेंटीना जीत गया। अर्जेंटीना के लियोनी मेसी वो जीत गए। बस हो गया आज का द हिंदू कंप्लीट एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।